हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेंच पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 2 विच इज एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, हम इसमें एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ेंगे और जो जो हमारे सिलेबस में है ना, सिर्फ हम वो पढ़ने वाले हैं, आपको पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। ठीक है, तो इसमें जो जो चीज़ें आएंगी सिर्फ वो मैं आपको करवाऊंगी। तो पहली चीज़ आ रही है हमारे सिलेबस की, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। इसमें एक और टॉपिक है वाई बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, जो कि हमारी इस बुक में है नहीं। तो वो चीज़ मैं आपको हर चैप्टर में बताती हूँ क्योंकि हमें एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहिए। इसमें आप एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन बना सकते हो, कि बता सकते हो कि एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो कि रिस्क लेता है, अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन से वो एक नया प्रोडक्ट या फिर नई चीज़ मार्केट में लेके आता है, जिस और अपनी पहचान बनाता है, मार्केट एंड सप्लाई को कंट्रोल करता है अपने प्रोडक्ट के लिए। ऐसे ऐसे करके आप बता सकते हो। और मार्केट जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सोसाइटी के लिए भी सोचता है, सोसाइटी के लिए वो अच्छा करता है, उनको एम्प्लॉयमेंट देता है। सो दैट्स व्हाई एवरीवन वांट्स नीडेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी। ऐसे ऐसे करके आप अपने आप से लिख सकते हो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में हम इतनी सारी बातें पढ़ रहे हैं इसके बारे में, तो वही सब चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो। सेकेंड टॉपिक जो है ना हमारा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। इसमें बस हमें टाइप्स पढ़ने की, कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस कैटेगरी के हिसाब से, वो हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। सबसे पहला टाइप है एंटरप्रेन्योर का, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इसके आप एंटरप्रेन्योर बोलो, एंटरप्रेन्योर बोलो, जैसा आपका मन करे। ठीक है, सो ये वो होते हैं जो कि नया प्रोडक्ट या फिर नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक लेके आते हैं, एक नई मार्केट को डिस्कवर करते हैं, नया सर्विस लेके आते हैं और एंटरप्राइज को बनाते हैं। ठीक है, और ये डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर पाए जाते हैं, मतलब नए नए प्रोडक्ट, नया मार्केट और नई सप्लाईज और नई सर्विस, नया प्रोडक्शन टेक्निक ये लेके आते हैं और डेवलप्ड कंट्री में पाए जाते हैं। थोड़े एग्रेसिव होते हैं नेचर में, थोड़े गुस्से वाले होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, उनके अंदर थोड़ी चालाकी भी होती है और वो अट्रैक्टिव पॉसिबिलिटीज लेके आते हैं रियलिटी में। ठीक है, जैसे वॉल्ट डिज्नी ने बहुत बड़े बड़े थीम पार्क स्टार्ट किए हैं, डिज्नी जैसे कि डिज्नीलैंड। ठीक है, अब अगला है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इमिटेटिव मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट वी यूज टू कॉपी, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, दे यूजुअली कॉपी अडॉप्ट सुटेबल इनोवेशन मेड बाय इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। जो चीज़ें इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर ने बना दी वो लोग ये कॉपी करते हैं और उसी से थोड़ा बहुत इनोवेटिव, जो इनोवेशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं उसी को ये ले लेते हैं। ये थोड़े अडेप्टिव होते हैं कि जो चीज़ मार्केट में चल रही है उसी हिसाब से अडेप्टिव हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं ये। और वो जनरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और ये क्रिएटर कम होते हैं, मतलब क्रिएटर ये क्रिएट नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कि लोकल मोबाइल कंपनी जो है वो बिग कंपनीज की जो टेक्नोलॉजी है उन्हीं को यूज करती है और अपने प्रोडक्ट बना देती है। जैसे कि बिग कंपनी आप लगा लो एप्पल की मोबाइल फोन्स, और उसके जितने भी फीचर्स है, कोई छोटी मोटी लोकल कंपनी वाला लोकल कंपनी ऐसे ही कोई फोन बना दे, तो वो है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। अब हम बात करते हैं फैबियन एंटरप्रेन्योर। फैबियन एंटरप्रेन्योर जो होता है बहुत शाय, शर्मीले से और बहुत लेजी से होते हैं। ठीक है, दे डू नॉट वेंचर और टेक रिस्क, वो जो है रिस्क वगैरह नहीं लेते हैं ना। यूजुअली दे आर सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर इन अ फैमिली बिजनेस। और ये सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर होते हैं, फैमिली बिजनेस होता है इनका, जो इनके पूर्वजों ने छाप छोड़ी है ये उन्हीं को फॉलो करते हैं। और वो जनरली थोड़ा बहुत काम तब कर लेते हैं जब उन्हें लगता है कि हाँ हमारे बिजनेस को फेलियर लग सकता है, लॉस हो सकता है, इस वजह से वो लोग थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। ठीक है, अब अगला है ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स। ये क्या करते हैं, हु रिफ्यूज टू कॉपी और यूज अपॉर्चुनिटी दैट कम देयर वे। जो लोग कॉपी करने से मना कर देते हैं और अपॉर्चुनिटीज को भी डिनाई कर देते हैं, रोक देते हैं कि भाई हम नहीं करने वाले कुछ भी। ठीक है, उनकी थोड़ी पुराने जमाने की सोच होती है, दे आर नॉट रेडी टू मेक चेंजेस, और वो चेंजेस भी नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है, टू देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड, मतलब जो उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड्स होते हैं, लाइक जिस तरीके से वो प्रोड्यूस कर रहे थे अपना माल, उसी तरीके से वो करना चाहते हैं और वो चेंजेस नहीं लाना चाहते, नए ज़माने के हिसाब से नहीं चलना चाहते, बेशक उन्हें लॉस हो जाए, है ना। दे रेजिस्ट चेंजेस, वो चेंजेस अलाउड नहीं करते और इसलिए उन्हें हम लैगर्ड्स भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस में देखो अब कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं, जैसे कि हर बिजनेस अलग होता है, सबका साइज, नेचर अलग होते हैं, तो इसी के हिसाब से एंटरप्रेन्योर्स भी 5 कैटेगरीज में डिवाइड है। अब पहला है बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जो कि एक आइडिया डेवलप करता है, नए प्रोडक्ट या फिर सर्विस का, उसको बनाता है, एंटरप्राइज सेटअप करता है और वो जो उसका सपना था, जो उसके माइंड में था कि मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा, वो रियलिटी में लेके आता है। सो दैट इज बिजनेस एंटरप्रेन्योर।
ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर कौन सा होता है? जो कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज करता रहता है, चाहे वो मतलब अपनी कंट्री में हो या फिर बाहर हो, मतलब ट्रेडिंग मतलब खरीदना और बेचना, ठीक है। और वो जो भी प्रोडक्ट उसका होता है उसके लिए एक मार्केट तय करता है कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा और मेरा ये जो प्रोडक्ट है ना ये फ्रांस में ज्यादा बिकेगा, तो मैं वहीं पे ट्रेड करता हूँ, है ना। तो वो वहीं पर अपनी डिमांड पहचान लेता है कि किस मार्केट में मेरा ज्यादा बिकेगा, और उसके बाद वो जो काम कर रहा होता है ना, ऐसे ऐसे वो कई लोगों को भी आइडियाज दे देता है, जिसकी वजह से दूसरे भी इंटरनेशनल या फिर अपनी कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर वो कौन से होते हैं? जो कि अपना प्रोडक्ट, जो कि इसेंशियली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एंड ऑफर सर्विस विच हैव एन इफेक्टिव डिमांड इन मार्केटिंग। सो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर ऐसी सर्विसेज को ऑफर करते हैं जो कि मार्केटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इफेक्टिव डिमांड रखते हैं, है ना। सो दे पुट एन इफेक्टिव डिमांड, और जिन चीज़ों की, जिन प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड रहते हैं, ये लोग उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बनाते हैं। उनकी ये एबिलिटी होती है कि वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कन्वर्ट करें या फिर टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट करें और एक प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज में वो बदल दें, जैसे कि हीरो मोटर कॉर्प और हुंडई कॉर्पोरेशन। अगला देखो, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, ये कौन से होते हैं? कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो कि इनोवेटिव आइडियाज और स्किल की हेल्प से वो कॉर्पोरेट की चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब बिजनेस वर्ल्ड की चीज़ों को ऑर्गेनाइज, मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। अब ये हो गया। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कि एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो वैसे वैसे प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, और भी काफ़ी सारी मशीन्स हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए, टेक्निक हो गई, इरिगेशन टेक्निक हो गई, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी में दो टाइप की होते हैं। एक टेक्निकल एंटरप्रेन्योर जो कि क्या करते हैं, उनके पास बहुत दिमाग होता है जिससे कि वो एक नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं मार्केट में, ठीक है, अपनी खुद की ओन नॉलेज, स्किल एंड स्पेशलाइजेशन की वजह से, है ना। और वो ज़्यादातर प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं और मार्केटिंग पे कम ध्यान देते हैं। ये जो नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, ये बेसिकली मार्केटिंग पे या फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बनाने में, क्रिएटिंग वगैरह में या फिर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में इनका ज़्यादा वो नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, ये क्या करते हैं कि प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर मेक इट देयर प्रोफेशन, ये खुद एक प्रोफेशन बना लेते हैं टू एस्टैब्लिश बिजनेस एंटरप्राइज, ताकि एक बिजनेस एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश कर सके, ताकि वो कुछ ना कुछ सेल करते रहे, है ना। क्या होता है, जैसे मान लो इन्होंने अपना एक धंधा बना लिया, धंधा नहीं मतलब एक प्रोफेशनल अपना खुद का बना लिया, और उस प्रोफेशन में वो क्या करते हैं कि जो भी बिजनेस इन लोगों ने खड़ा किया है ना, रेज किया, एस्टैब्लिश किया, उसको ये बेच के पैसा कमा लेते हैं और कोई दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसी बिजनेस को दोबारा से ये प्रोफेशन बना लेते हैं, उसको रेज करते हैं, फिर उसी बिजनेस को बेच देते हैं। तो ये होता है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। अगला देखो, मोटिवेशन। मोटिवेशन के हिसाब से भी तीन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। पहला है स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर, ये वो होते हैं आर अदरवाइज नोन एज प्योर एंटरप्रेन्योर्स, ये प्योर एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं, हु आर मोटिवेटेड बाय द डिजायर ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट, जो कि मोटिवेट हो जाते हैं खुद की फुलफिलमेंट के लिए और अपनी जॉब में ही काफ़ी अच्छा हाई परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। दे अंडरटेक एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़, ये एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे काम बहुत अच्छे से करना है, अच्छी मोटिवेशन से करना है, अपने वर्क ईगो स्टेटस के लिए ये बहुत ज़्यादा ही उत्सुक हो जाते हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं? ये एंटरप्रेन्योरशिप में या फिर बिजनेस की लाइन में इसलिए आते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स चालू कर रखी हैं, वो फाइनेंस देती है, इंसेंटिव देते हैं, कंसेशन देते हैं, दूसरी फैसिलिटी भी देते हैं, और उससे क्या होता है, लोग बाग नए एंटरप्राइज स्टार्ट खोल सकते हैं, है ना। तो क्या होता है, ये जो इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कभी कभी इनको अच्छे से जॉब नहीं मिल पाती या फिर किसी भी तरीके से इनकी जॉब्स ली जाती है, तो ये बिजनेस लाइन में घुस जाते हैं, सो वो होते हैं, ठीक है। और मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं? मान लो इन एंटरप्रेन्योर्स ने कोई भी एक ले रखा है प्रोजेक्ट या फिर कोई भी एक जॉब ले रखी है, उसको ये बहुत अच्छे से टेक्निकल और प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज से बहुत अच्छे से ये निभाते हैं, ये बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, हाईली एम्बिशियस होते हैं और नॉर्मली नॉट सेटिस्फाइड बाय द स्लो प्रोग्रेस। ये स्लो प्रोग्रेस अगर होती तो उससे सेटिस्फाइड नहीं होते। वो एंटरप्रेन्योरशिप में या फिर बिजनेस लाइन में इसलिए आते हैं ताकि वो नई चीज़ें लेके आ सके मार्केट में अपने कस्टमर्स के लिए, तो ये होता है मोटिवेटेड। अब और तीन टाइप के और एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि अदर कैटेगरी में आते हैं।
इसमें है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। ये कौन से होते हैं? ये खुद की स्किल्स और एक्सपर्टाइज से अलग अलग चीजें लेके आते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से अलग से मार्केटिंग प्रोडक्ट और सर्विस बनाते हैं, ठीक है। और इनका कोई भी एंटरप्रेन्योरल ग्राउंड नहीं होता, जैसे कई बार क्या होता है फैमिली बिजनेस होता है, ऐसा नहीं होता है, इनका कोई फैमिली बिजनेस नहीं होता, खुद के दम पे अपना ये बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज इनहेरिटेड एंटरप्रेन्योर या फिर सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर। ये फैमिली बिजनेस को इनहेरिट कर लेते हैं, मतलब जो हमेशा से चलता आ रहा है, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये पास करते हैं। और थर्ड जनरेशन कौन से होते हैं कि दादा दादी भी उसी बिजनेस में थे, पापा मम्मी भी थे, अब उनके पापा मम्मी के बच्चे भी उसी बिजनेस में हैं, तो थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब हमें पढ़ना है कॉम्पिटेंसीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। कॉम्पिटेंसी वो होता है कि ये एक टाइप का बिहेवियर जो कि एंटरप्रेन्योर के अंदर होना ही होना चाहिए ताकि वो मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स ला सके। अब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे बिहेवियर है जो कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होने चाहिए, उसको इन्होंने कॉम्पिटेंसीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर बोला हुआ है, तो वो चीज हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो है इसमें आपको कॉम्पिटेंसीज की डेफिनेशन बताई हुई है। तो पहला कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में? इनिशिएटिव। ये सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप एंटरप्राइज में। और यहाँ पर क्या होता है कि एटलीस्ट एंटरप्रेन्योर जो है, जो उसके सपने हैं, जो उसने अपना प्रोडक्ट माइंड में लाया हुआ है कि मुझे ये बनाना है, सोसाइटी के लिए सर्व करना है, तो एटलीस्ट पहला स्टेप ले, इनिशिएटिव ले, उसको डरना नहीं चाहिए, है ना। और उसको सोसाइटी का कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए कि मतलब क्या चीज लोग बाग चाह रहे हैं, किस चीज से उनको दिक्कत आ रही है, क्या चीज वो चाहते हैं, वैसा उसे प्रोडक्ट बनाना चाहिए। कमर्शियल ट्रेंड, प्रोडक्ट टाइप, डायनामिक के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे चेंजिंग इन्वायरमेंट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग उसको देखना चाहिए। कंज्यूमर ट्रेंड के बारे में देखना चाहिए। और यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर के पास वो गट होना चाहिए कि वो पहला स्टेप ले, दैट इज इनिशिएटिव। नेक्स्ट देखो, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी क्या होती है कि कोई भी ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से हम कोई भी नॉर्मल काम को इतने अलग या फिर यूनिक तरीके से करें कि वो मतलब अलग से ही चमके, है ना, तो वो होती है क्रिएटिविटी। और हो सकता है एंटरप्रेन्योर के पास नए आइडियाज ना हो कि मुझे क्या नया लाना चाहिए, बट वो अपनी क्रिएटिविटी की वजह से या फिर कह सकते हो क्रिएटिव आइडियाज की वजह से सिचुएशन को सही कर सकता है, कुछ ऐसा बनाकर, है ना। नया आइडिया ना हो बट कुछ सिचुएशन के हिसाब से वो कुछ ऐसा डेवलप कर ले अपने क्रिएटिव आइडिया की वजह से जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, है ना। सो दैट्स व्हाई एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिविटी और इनोवेशन, ठीक है। अगला देखो, रिस्क टेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। एक एंटरप्रेन्योर के पास नए नए आइडियाज आते हैं, वो नया प्रोडक्ट बनाता है, नई मार्केट, अब भाई चले ना चले उसका भी तो देखना है, तो वो नए नए मतलब उसके रास्ते में काफी सारे रिस्क आते हैं, उन रिस्क को उसे लेना चाहिए क्या। और ये भी तो बोलते हैं ना बिजनेस में कि हायर द रिस्क कैन टर्न इनटू हायर प्रॉफिट, सो दैट वाई उसको रिस्क लेना चाहिए। और आगे मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिजनेस में रिस्क ना आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलेगा रिस्क आएंगे, लेकिन रिस्क को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। रिस्क को मैनेज करने के लिए पहले ही हमें तैयार होना चाहिए, स्पेशली इन एंटरप्रेन्योर को, ओके। अच्छा, अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज हमारा लीडरशिप। एंटरप्रेन्योर को एक इफेक्टिव लीडर होना चाहिए जिससे कि वो बाकी उसकी जो टीम है उसको गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके। जब भी किसी कंपनी को कोई भी दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, तो उसको एक विल पावर एंड इफेक्टिव बिजनेस एक्यूमेन एंड कम्युनिकेशन स्किल विच ओवरसीज द सक्सेस ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो क्या करती है कंपनी को, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, सो दैट्स वाई उसको एक अलग से स्टेप लेने चाहिए जिससे कि सारी कंपनी की जो प्रॉब्लम है वो सक्सेसफुल हो जाए और वो मिट जाए, ठीक है। अगला देखो, उसको उसके पास एक बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए, एक उसके पास एक ऑरा होना चाहिए कि हाँ वो लीडर है, लीडर अभी कंपनी में बैठा हुआ है, वो संभाल लेगा कोई भी बिजनेस को और मतलब कोई भी प्रॉब्लम को। और उसके पास ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए जिससे कि अगले को समझ में आ जाए। नेक्स्ट इज परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या होता है? क्रिएटिंग अ नीड इन द मार्केट। अब भाई जो भी प्रोडक्ट उसने बनाया, ऑब्वियसली वो बेचेगा तो जरूर ही उस प्रोडक्ट को, सर्विस को आगे जाके मार्केट के अंदर, तो फिर उसको एक ऐसी मार्केट क्रिएट करनी चाहिए, ही और शी शुड क्रिएट अ मार्केट और क्रिएट अ स्पेस इन द मार्केट फॉर हिज और हर प्रोडक्ट, सो दैट इज परसिस्टेंस, ठीक है। और क्वालिटी परफॉर्मेंस। अब जैसे कि मान लो हमारी मार्केट में
यहाँ पर इसी का एग्जांपल दे रही हूँ परसिस्टेंस का। मार्केट में पहले नए नए फोन आए, ठीक है, लोगों को लगता था फोन की क्या जरूरत है ना, तो लेकिन बाद में एंटरप्रेन्योर्स ने इसकी मार्केट बनाई, लोगों को समझाया कि ऐसे ऐसे अगर आपको घर बैठे बैठे कहीं पे भी बात करनी होती है तो आपको दुकानों के पास भागना पड़ता है, एसटीडी लेनी पड़ती है, लेकिन अब आपके घर में खुद ही हो जाएगा तो आप इजीली कॉल कर सकते हो। तो लोगों को बताना कि इसकी कितनी जरूरत है, तो दैट, और अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट बनाना, तो दैट इज द मेन टास्क ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टू बी परसिस्टेंस, है ना। अच्छा, क्वालिटी परफॉर्मेंस कि वो अपना जो भी प्रोडक्ट बनाए, सर्विस बनाए, उसके अंदर क्वालिटी डली हो, जिससे कि लोग बाग अपना पैसा लगाए तो वो निराश ना हो। इंफॉर्मेशन सीकिंग, उसको इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, आसपास का ट्रेंड कैसा चल रहा है, मार्केट कैसा चल रहा है, लोगों को क्या चाहिए, इस तरीके से। सिस्टमैटिक प्लानिंग, अब उसको हर चीज में सिस्टमैटिकली चलना पड़ेगा, उसको पता है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड वर्क पावर है, तो उसको जितने भी रिसोर्सेज उसके पास हैं उन सभी को अच्छे से यूज करना है, और यूज करने के बाद उसे सिस्टमेटिकली चलना है ताकि उसका प्रोडक्ट भी बन जाए, बिक भी जाए, और रिसोर्सेज भी उसके पास रहे, इस तरीके से, है ना। और फाइनेंस, टाइम एंड मैन पावर सब में उसको लगे रहना चाहिए, ठीक है, और वेस्टेज किसी चीज की होनी नहीं चाहिए। परसुएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, दूसरों को उसको इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा क्यों है, क्यों एक अगले इंसान को आपका प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस लेनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई वन शुड बी इन्फ्लुएंशियल। एंटरप्राइज लॉन्चिंग कॉम्पिटेंसीज, अब यहाँ पर क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज होती हैं लेकिन सारे लोग उन चीजों को रिस्पॉन्ड नहीं करते, मतलब काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है लेकिन हर कोई इग्नोर कर देता है कि हाँ ये तो चली जाएगी। और कई कई लोग तो ट्रेडिशनली तरीके से कि भाई इसी पे चल लेते हैं, नया काम है, नई अपॉर्चुनिटी आई है, क्या पता चले या ना चले काम। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस नई अपॉर्चुनिटी को समझते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ मैं इससे कुछ हाई लेवल पे जा सकता हूँ, तो उस अपॉर्चुनिटी पे काम करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि मैं इस अपॉर्चुनिटी से ज्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूँ। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर्स को नई अपॉर्चुनिटी को टैकल करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, कुछ उसके रिगार्ड में लाना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, उसको यूज करके पैसे कमाने चाहिए, एंड ही विल बी ऑन द 7th क्लाउड आफ्टर अ लॉट ऑफ हैंडसम प्रॉफिट। नेक्स्ट देखो, एंटरप्राइज मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज, यहाँ क्या होता है, एंटरप्राइज स्मॉल भी हो सकता है, बिग भी हो सकता है, डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बड़ी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर वेरियस मैनेजमेंट फंक्शन जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस हो गया, वो बहुत क्रूशियल फंक्शन है एंटरप्रेन्योर के लिए कि कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे मार्केट करना है, कैसे फाइनेंस करना है ना। तो ये सब जो है ओनर या फिर मैनेजर को संभालने चाहिए। तो इसके साथ साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म होगा कॉम्पिटेंसीज का। अब हमें पढ़ना है एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन। ओके, एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज क्या होती है भाई, वैल्यूज का मतलब एक इंसान के लिए वो होता है कि क्या सही है क्या गलत है, एक अच्छी सोसाइटी के लिए, है ना। सोसाइटी में ईमानदारी, सच्चाई, एकता बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि सब जो है हंसी मजाक से और हेल्दी तरीके से रहें। और इससे क्या होता है, मतलब ये एक सेट ऑफ बिलीव होता है, काफी सारे विश्वास होते हैं कि सही ढंग से हर कोई बिहेव करे और हैप्पीली इंटीग्रेटेड रहे, कोई किसी को अप डाउन ना समझे, सब इंसान है, सबके दो हाथ पैर, एक दिमाग, एक शरीर है ना। तो यही सब चीजें जो है वैल्यूज के अंदर आती हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है ये देखो, एक एंटरप्रेन्योर के पास काफी सारी वैल्यूज होती हैं। कोर वैल्यूज कौन सी होती है अभी वो हम पढ़ेंगे। कोर वैल्यूज 3 चीजों के अराउंड घूमती है, एक पर्सनालिटी फैक्टर की, एक इंसान कैसा है, दूसरा इन्वायरमेंट कैसा है उस इंसान के आसपास का, और कैसे वो इन्वायरमेंट के साथ एक्ट करता है। ये सब चीजें कोर वैल्यूज के अंडर आती हैं। अब ये कोर वैल्यूज क्या होती हैं, कोर वैल्यूज 4 टाइप से बनी होती है। पहली है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, दूसरी है इंडिपेंडेंस या फिर सेल्फ रिलायंस, रिस्पेक्ट फॉर वर्क, और क्वेस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और अचीवमेंट ओरिएंटेशन। तो ये 4 टाइप की कोर वैल्यूज होती हैं। ओके, सो सबसे पहली है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं एंटरप्रेन्योर्स के अमंग, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज। और यहाँ पर क्या होती है, इसके अंदर काफी सारे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, नए प्रोडक्ट और सर्विस प्रोसेसेस आते हैं ताकि वो सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू सी मैनी न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, क्रिएटिविटी जो है
वो एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि नई नई चीज़ें जो हैं वो की जा सकती हैं। इनोवेशन एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि काम को प्रैक्टिस में लाया जा सकता है। ओके, इनोवेशन हम कैसे कैसे देख सकते हैं कि हम नए नए आइडियाज़ को ट्राई आउट करें, कभी भी गिव अप ना करें, अपसेट ना हो जब कोई दिक्कत आ जाए। कोई एक मार्केट को पकड़ ले, जैसे कि सैशे ऑफ शैम्पू या फिर ऑयल, नए नए आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहें, प्रॉब्लम्स को ढूंढे, उसको सॉल्व करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उससे हम इनोवेशन कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस और ओनरशिप या फिर सेल्फ रिलायंस। अब यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पे भरोसा होना। इससे क्या होता है, इट एनेबल्स देम टू डेवलप अ मिशन। वो एक मिशन बना लेते हैं कि इस मिशन को हमें पूरा करना ही करना है, इस मिशन को हमें अचीव करना है, ठीक है। और अचीव करने के बाद दे ड्राइव ग्रेटर सेटिस्फैक्शन इन द सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और ओनरशिप। वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं कि वो इस मिशन के ओनर है, वो इंडिपेंडेंट है और अब उसे इस मिशन को अचीव करना ही करना है, ठीक है। अपने हार्ड वर्क से और अपनी सिंसेरिटी और आइडेंटिफिकेशन से। रिस्पेक्ट फॉर वर्क, एंटरप्रेन्योर्स अपना जो भी काम करते हैं उसके लिए वो बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ये बिलीव करते हैं कि वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं हार्ड वर्क के थ्रू, ठीक है। They believe that they can achieve anything through hard work. Look into the biography of any entrepreneur. किसी भी बायोग्राफी के अंदर देख लो आप किसी भी एंटरप्रेन्योर की, आपको ये लगेगा कि उन्होंने बहुत मुश्किलों से, हार्ड वर्क से वो चीज़ अचीव करी हुई है ना। सो वो अपने काम को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। क्वेस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, उनके अंदर एक चुल मची रहती है कि वो बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे, जो भी वो डिलीवर कर रहे हैं, जो भी वो चीज़ बना रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से हो, ठीक है। अब जैसे कि नारायण मूर्ति जी ने बहुत अच्छी इन्फोसिस की ग्रोथ करवाई, तो ये सब चीज़ होती है। अब हमें पढ़ना है वैल्यूज, हमने पढ़ ली एंटरप्रेन्योर वैल्यूज। अब हम पढ़ेंगे एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर हम किसी के भी बिहेवियर को शेप दे सकते हैं, वो चीज़ होती है एटीट्यूड। जैसे मेरा एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड, मतलब आप किस नज़रिए से दुनिया को देखते हो, क्या आपकी सोच है, कैसा आपका बिहेवियर है, वो चीज़ होती है एटीट्यूड, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एटीट्यूड में। अब फीचर्स क्या होते हैं एटीट्यूड के, ये एटीट्यूड जो है ना वो हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करता है, ठीक है। और इनविजिबल होता है, हम इसको देख नहीं सकते, हम बस इसको ना ये लगा लो कोई भी जैसे सिचुएशन आई, उस सिचुएशन में एक पर्टिकुलर इंसान ने कैसे उसको टैकल किया, तो वो उसका एटीट्यूड होता है। हम सिर्फ इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जब कोई प्रॉब्लम आएगी और उस इंसान ने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, तो द वे ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्सन कैन बी सीन एज देयर एटीट्यूड। तो वो होता है एटीट्यूड कि वो इनविजिबल होता है एंड कैन बी सीन और ऑब्जर्व इन द कॉन्सिक्वेंसीज। एटीट्यूड्स आर एक्वायर्ड, वो ना जनरली बदलता रहता है समय के साथ साथ, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एटीट्यूड्स आर परवेसिव, परवेसिव यानी कि they are formed in the process of socialization and may relate to anything in the world, ठीक है। For instance, a person have positive or negative attitudes toward religion, politics, politicians और countries। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे वही आपका नज़रिया कैसा है वर्ल्ड की चीज़ों को देखने में, जैसे एक इंसान का पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, नेगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है रिलीजन, पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस और कंट्रीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड मे रिलेट टू वो सोशलाइज होते हैं। अब सोर्सेज क्या होते हैं एटीट्यूड के, कि वो आता कहाँ से, एक इंडिविजुअल के अंदर हो सकता है डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस हो। डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस का मतलब कि हम, मतलब हमारे साथ कुछ भी चीज़ हुई, एक इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट ने हमारा पूरा ही बिहेवियर बदल के रख दिया। अगला है ग्रुप एसोसिएशन की, काफ़ी लोग साथ साथ में बैठे हुए हैं और बैठने के बाद कुछ ऐसी घटना हो जाए कि हमारा बिल्कुल ही माइंडसेट चेंज हो जाए। माइंडसेट चेंज हो गया तो बिहेवियर चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया तो एटीट्यूड चेंज हो गया। ग्रुप एसोसिएशन भी हो सकता है। इन्फ्लुएंशियल अदर्स, अब क्या हो सकता है, मेरे पास कोई हाई पर्सनालिटी का इंसान आके बैठ जाए और वो मुझे कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो मैं उनके लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके एक मेरा अलग ही ऑरा बन गया या एटीट्यूड मेरा चेंज हो गया। सो दैट इज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, है ना। और देखो एसेंशियल एटीट्यूड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, की एक एंटरप्रेन्योर में कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, उसके बिजनेस के अंदर पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि वो इस चीज़ को कर ही लेगा और कितनी भी दिक्कतें आए उसके रास्ते में वो हर दिक्कतों को पार कर लेगा। सेट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रस्ट वर्दीनेस,
ट्रस्ट वर्दिनेस इन द सेंस कि दूसरों को वो ये फील करवाए कि आप लोग हम पर ट्रस्ट कर सकते हो। कोई ऐसा एग्जाम्पल आप सेट करो जिससे कि लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाए। बी फ्लेक्सिबल, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन कोर वैल्यूज में नहीं। कोर वैल्यूज अभी आपने ऊपर पढ़ी ना, उन सब चीजों में आपको डीलम डोल नहीं होना, उनमें तो आपको स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए, लेकिन बाकी जो एस्पेक्ट है उसके अंदर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। और डोंट लेट फियर ऑफ फेलियर होल्ड वन बैक, कि मतलब जो आपको कई कई लोग क्या होते हैं कि फेलियर के डर से वो पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं यार मुझसे ये नहीं हो पाएगा, अगर मैं फेल हो गया तो, जनरली सबके साथ ऐसा होता है कि फेल हो गया तो पीछे ही रुक जाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं ना। लेकिन जो लोग फेलियर को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, दैट इज द रियल पर्सन और एंटरप्रेन्योर। मेक टाइमली डिसीजन, टाइम के हिसाब से जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलेगा आपको डिसीजन बनाते रहना है। द मेजर कंपनी एसेट इन वन सेल्फ, मेजर कंपनी एसेट इन वन सेल्फ का क्या मतलब होता है? सबको अपने जैसे एंटरप्रेन्योर है उसको खुद को संभालना चाहिए, उसकी अपनी खुद की केयर करनी चाहिए, दूसरों की भी केयर करनी चाहिए, और अपनी कंपनी की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मशीन्स हैं, कंपनी के सॉफ्टवेयर है, उनको उनकी हेल्थ भी अच्छी रखनी चाहिए। फैमिली और कंपनी के बीच में चूज नहीं करना चाहिए, खेल और काम के बीच में भी चूज नहीं करना चाहिए। एक हेल्दी बैलेंस रखना चाहिए ताकि हर टाइप की एनर्जी उसके अंदर आए, ठीक है। मतलब हर चीज उसका बैलेंस रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कंपनी का मालिक है तो खेले कूदेगा नहीं, बात नहीं करेगा, फ्रेंड्स के साथ नहीं जाएगा, फैमिली को टाइम नहीं देगा, है ना, कंपनी को टाइम नहीं देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सही बैलेंस में रखना चाहिए, अपना ईगो कंट्रोल में रखना चाहिए, खुद में बिलीव होना चाहिए, एनकरेज एंड एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, और उसको क्रिटिसिज्म को ग्रेसफुली एनकरेज एक्सेप्ट करना चाहिए, और अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करना चाहिए। मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, अब उसको स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक मेंटेन करनी चाहिए। रीबाउंड क्विकली फ्रॉम सेटबैक्स, और उसको क्या करना चाहिए, प्लेंटी ऑफ अप्स एंड डाउन्स आएंगे उसके बिजनेस में, लेकिन उसको फिर से एक उदाहरण सेट करके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक मतलब कि उसको जितने भी उसकी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसके अंदर, उसको काफी सारे मतलब उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। और पीरियडिकली गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन टू परस्यू समथिंग इम्पोर्टेंट, उसको कंफर्ट जोन से हटके कुछ अलग करना चाहिए। नेक्स्ट देखो मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन में भी डिफाइंड एज प्रोसेस, कि हमें कोई भी काम, बड़ा काम करने के लिए एक हिम्मत चाहिए होती है, एक मोटिवेशन चाहिए होती है, हाई लेवल के एफर्ट हमें करने चाहिए ताकि हम अपनी गोल्स को अचीव कर पाए। सो दैट इज मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन एक प्रोसेस है जनरली, और दो टाइप की मोटिवेशन की थ्योरीज आपके एनसीईआरटी में बता रखी है। पहली है मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, ये आपकी बिजनेस में भी होगी, और इट इज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो, ठीक है। अब उन्होंने ये एक टेबल पिरामिड आपको दिख रहा होगा जो कि है सेल्फ एक्वेजन। ये कौन सी नीड होती है कि अचीविंग वन फुल पोटेंशियल, कि एक इंसान की पूरी पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज, और उसको क्रिएटिव एक्टिविटीज को देखना भी चाहिए। और सेल्फ एस्टीम नीड्स का क्या मतलब होता है? प्रेस्टीज या फिर फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट, की मतलब एक स्टेटस और खुद की एकम्प्लिशमेंट की फीलिंग कि मैंने ये अचीव कर लिया है। बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, आपकी रिलेशनशिप्स या फिर फ्रेंड वाली नीड्स। सेफ्टी नीड्स भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी और सेफ आपको फील हो। और फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक पिरामिड हो गया। और यहाँ पर देखो फिजियोलॉजिकल नीड्स का क्या होता है, ये लोवेस्ट लेवल नीड होती है ये वाली, ठीक है। और इसके अंदर फूड और वाटर आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। सेफ्टी नीड्स में आपको शेल्टर और सिक्योरिटी चाहिए, और मोटिवेटर होना चाहिए आपको। सोशल नीड्स में आपकी बिलोंगिंगनेस एंड लव आ गए। उसके बाद ईगो एंड स्टीम नीड्स आती हैं, जिसकी वजह से मोटिवेटिंग नीड्स जागरूक होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। और सेल्फ एक्वेजन में जो है वो सबसे हाईएस्ट नीड होती है, जिसका क्या मतलब होता है कि खुद की डेवलपमेंट हो जाए और एक इंसान उसी चीज में जाए या वही चीज करे जिसके लिए वो कैपेबल है। तो ये होती है मैस्लो। और एक है एमसी क्लेलैंड्स नीड ऑफ थ्योरी ऑफ नीड्स। इसके अंदर 3 टाइप होते हैं, जैसे कि अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। अचीवमेंट क्या होता है कि जो भी चीज हमने अपनाई, जो भी चीज हमने चुनी,
या फिर जो भी हमारा मिशन है उसको हम गोल वाइज करते गए और जो हमारा मिशन है एक दिन हम उसके ऊपर पहुंच गए, सो दैट इज द फीलिंग ऑफ अचीवमेंट कि हमने वो पूरा कर लिया है, हम लेवल ऑफ सक्सेस पे पहुंच गए हैं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते। एफिलिएशन, एफिलिएशन इन द सेंस द नीड फॉर एफिलिएशन इज कैरेक्टरिस्टिक बाय डिजायर टू बिलोंग, कि मतलब ये एक ऐसा चीज़ होता है कि हम कहाँ पे बिलोंग करते हैं, डिज़ायर टू बिलोंग, इन्जॉयमेंट कि हम जिस भी टीम पे काम कर रहे हैं उसको हम इंजॉय करें, अपनी रिलेशनशिप को कंसर्न में रहें, और अनसर्टेनिटी मतलब डर को हम भगा दें। पावर, द नीड फॉर पावर इज कैरेक्टरिस्टिक बाय ड्राइव टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अदर, कि पावर की नीड क्या होती है कि हम कंट्रोल करें, है ना, और दूसरों को इन्फ्लुएंस करें, आर्ग्यूमेंट्स में जीते और परस्यूएड कर सके, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। तो ये तीन चीजों से क्या बनती है हमारी एमसी क्लेलेनेंट थ्योरी ऑफ नीड। तो ये आपका आ गया मोटिवेशन में। अब हमारा फाइनली लास्ट टॉपिक बचता है कि इंट्राप्रेन्योर में और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है। भाई इसमें सबसे इजी यही है, एंटरप्रेन्योर तो ओनर होता है कंपनी का, है ना, या फिर एंटरप्राइज का, और इंट्राप्रेन्योर कौन होता है, जो कि कंपनी के अंदर काम कर रहा होता है, यानी कि एम्प्लॉय, ठीक है, और दोनों के दोनों एंटरप्राइज या फिर बिजनेस के लिए ही काम कर रहे होते हैं। और इनके बेसिक डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो कि मोटिव, एंटरप्रेन्योर का क्या मोटिव होता है कि वो एंटरप्राइज स्टार्ट करे, बिजनेस स्टार्ट करे, और एम्प्लॉय का क्या काम होता है, अपनी जॉब करना अच्छे तरीके से। स्टेटस क्या होता है, एंटरप्रेन्योर जो होता है मालिक होता है, एम्प्लॉय जो होता है वो सर्वेंट होता है। रिस्क बियरिंग, एंटरप्रेन्योर क्योंकि मालिक है तो उसको ज़्यादा रिस्क देना पड़ेगा, और जो इंट्राप्रेन्योर है या फिर जो एम्प्लॉय है उसको बस अपनी जॉब करनी है, वो भी अच्छे तरीके से, उसको रिस्क वगैरह नहीं लेने पड़ते। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड क्या होता है, एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है तो उसको हायर प्रॉफिट भी हो सकता है, तो रिवॉर्ड उसको हाई प्रॉफिट के उसमें मिल जाता है। और एम्प्लॉय या फिर एंटरप्रेन्योर को जो रिवॉर्ड है वो कभी बोनस मिल गया या फिर कभी अलग से उसको पैसे मिल गए, उसकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे उसको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे मिल गए, तो बोनस टाइप का। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अलग अलग टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज बनाता रहता है कस्टमर के अकॉर्डिंग। और उसके बाद एम्प्लॉय क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर जो चीज़ उसको बोलता है कि हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, तो एम्प्लॉय उसको एग्जीक्यूट करता है कि हाँ अब हम ऐसा ही प्रोडक्ट बनाएंगे, और वो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग वैसा ही प्रोडक्ट बना देता है, मतलब प्लान को वो एग्जीक्यूट कर देता है। कौन, इंट्राप्रेन्योर। क्वालिफिकेशन, एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको हाई अचीवमेंट के लिए क्वालिफाइड तो होना ही चाहिए, लेकिन जो एम्प्लॉय होता है उसको अपनी क्वालिफिकेशन एंटरप्राइज की जॉब के हिसाब से होना चाहिए, मतलब उसको एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए, जैसे सीए, एमकॉम, एमबीए इन मार्केटिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स। अब हम बात करते हैं इंट्राप्रेन्योरशिप की। इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होता है कि वही जो एम्प्लॉयज़ होते हैं एक बिजनेस के अंदर, जो कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो कि उनके बॉस ने उन्हें दिया होता है, यानी कि एम्प्लॉयर ने दिया होता है, ठीक है, और या फिर एंटरप्रेन्योर ने दिया होता है। तो ये जनरली प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं ताकि एक कंपनी को काफ़ी ज़्यादा हाई प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योरशिप नेसेसरी क्यों है, क्योंकि क्या पता हर कोई इंसान जो कि जॉब करे वो काम सीख सीख के चला जाए, क्विट कर ले और वो अपना खुद का एंटरप्राइज ही स्टार्ट कर ले। सो दैट्स वाई एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंट्राप्रेन्योरशिप, क्योंकि एक कंपनी में जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका जो प्लान होता है कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, वो बनाएगा एम्प्लॉय ही। सो दैट वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंटेड एम्प्लॉय रहें, विन टू विन सिचुएशन है, ठीक है। दैट्स वाई एंटरप्रेन्योरशिप इज नेसेसरी। ओके, अब और देख लेते हैं। येस, दिस इज अबाउट दिस चैप्टर एंड फाइनली हमारा चैप्टर खत्म होता है। काफ़ी लंबा चैप्टर था आई नो, बट फाइनली इट इज़ ओवर। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए एनसीईआरटी की तो आप टेलीग्राम पर डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।